गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। ये कैसा गुड मॉर्निंग था? क्या? क्लास के स्टार्टिंग में वैसे गुड मॉर्निंग क्यों करते हैं? क्या पता। तो उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि व्हेन वी विश समवन गुड मॉर्निंग तो उसकी नींद खुल जाती है। तो गुड मॉर्निंग से क्लास को स्टार्ट करने का साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है कि अगर कोई सो रहा है तो अब जाग जाएं। ठीक है, अब क्लास स्टार्ट हो चुकी है तो फिर अगर हम गुड मॉर्निंग करेंगे तो नींद खुल जाएगी, तो क्लास में फोकस होगा। ठीक है, तो अब आपको बीच में कभी जब भी आप सोते हुए दिखाई देंगे तो बीच में भी गुड मॉर्निंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यस, तो सेक्शन फॉर्मूला इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। सेक्शन फॉर्मूला सीख लिया है, यानी कि वी आर गेट सेट गो टू द एक्सरसाइज एंड वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस एज वेल। बट कहीं से एक बात निकल गया कि सर वो प्रूफ एक आध बच्चों की, तो प्रूफ को क्विक फॉलो थ्रू हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ जैसा कि मैंने कहा चैप्टर नंबर 6 के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो चैप्टर नंबर 6 के क्या कॉन्सेप्ट है डिटेल में ना देख के शॉर्ट फॉर्म में फटाफट बता देता हूं और फिर उसके ऊपर हम इसका प्रूफ करेंगे। ओके, तो उसके लिए मुझे कोऑर्डिनेट ग्राफ खोलना पड़ेगा। देखो, चैप्टर नंबर जो 6 है बेटा, वो आपके सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पे बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? अब सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का मतलब होता है कि दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं? सिमिलर मतलब समान, सिमिलर मतलब समान। जैसे हमने चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 9 में सीखा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते थे? जब बिल्कुल हूबहू बराबर होते थे, साइज एंड शेप दोनों में बराबर होते थे। लेकिन इस साल सिमिलरिटी सीखनी है, इसके जस्ट बाद वो वाला चैप्टर नहीं, इसके बाद नहीं उठाएंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री के बाद उठाएंगे। जब भी उठाएंगे तो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं? जब साइज सेम ना हो लेकिन शेप सेम हो। साइज तो ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन शेप बिल्कुल सेम हो तो उनको सिमिलर कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पार्ले जी का 2 रुपए वाला पैकेट और 5 रुपए वाला पैकेट, तो साइज तो डिफर है लेकिन शेप सेम है। वही छोटी बच्ची उसमें, वही छोटी बच्ची उसमें, बस उस छोटी बच्ची का आकार छोटा होगा, इसमें बड़ा होगा। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल एक मूवी हम लैपटॉप पे देखें, एक बड़ी स्क्रीन पे देखें, तो साइज तो डिफर कर रही है, वही एक्टर है वही एक्टर है, लेकिन उसमें साइज बड़ी में आ रहा है, इसमें छोटी में आ रहा है। तो समझ गया सिमिलर होने का मतलब कि साइज में डिफर बट शेप विल बी सेम, उसको कहते हैं सिमिलर फिगर्स। तो क्या कहते हैं? सिमिलर फिगर्स। अब सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, तो ये क्या कहते हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, सिमिलर का मतलब मैंने क्या बताया कि सेम शेप के हैं। जैसे मान लो एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल ये है, तो यू कैन सी इनका शेप करीब करीब सेम है। फ्री हैंड से मैं बिल्कुल एग्जैक्ट सेम शेप तो नहीं बना सकता, तो ये शेप सेम है लेकिन इनका साइज छोटा बड़ा है। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलैरिटी का साइन ऐसा होता है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है यानी कि साइज तो अलग अलग है, साइज भी सेम हो सकती है, मतलब साइज का देखना ही नहीं है, साइज को तो देखना ही नहीं, शेप सेम है क्या है। तो दो सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर इनकी जो साइड्स होती हैं वो सेम रेशियोस में होती हैं, इनकी जो साइड्स होती हैं वो सेम रेशियो में होती हैं। फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल है एबीसी और ये ट्राइंगल है पीक्यूआर, राइट? तो इसमें ए बी का पी क्यू से जो रेशियो है यानी ए बी बाय पी क्यू, और बीसी का जो क्यू आर से जो रेशियो है यानी बीसी बाय, और ए सी का जो पी आर से रेशियो है दैट मीन ए सी बाय। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये तीनों साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। मान लो ये साइड इसकी दुगनी है तो ये साइड भी इसकी दुगनी होगी और फिर ये साइड भी इसकी दुगनी होगी। अगर 3 गुनी है तो तीनों ही 3 गुनी होगी। अगर 2:3 में बटी हुई है तो तीनों साइड से 2:3 में बटी होंगी। तो ये होता है सिमिलर ट्राइंगल्स के लक्षण। समझ गए? सिमिलर ट्राइंगल्स के प्रॉपर्टीज क्या हैं कि अगर ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, इनको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल होने का मतलब सेम रेशियो में डिवाइडेड होती है। ठीक है, उल्टा भी कह सकते हैं, अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ट्राइंगल सिमिलर हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में तो साइड्स इक्वल हुआ करती थी, याद करो। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती थी? इक्वल हुआ करती थी। सिमिलर ट्राइंगल्स में इक्वल होने की तो गारंटी नहीं है पर प्रोपोर्शनल होने की गारंटी है। तो सिमिलैरिटी समझ में आ गई, तो फिर मैं अब चलूं उस पर, क्योंकि वहां पे दो सिमिलर ट्राइंगल्स बनने वाले हैं तो उसके सेक्शन फॉर्मूला के प्रूफ में, इसलिए पहले सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स क्या होती है वो हमने समझ लिया। ओके, लेट अस नाउ गो टू द प्रूफ सेक्शन ऑफ द सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला में हमने अभी तक क्या सीखा है कि अगर एक लाइन सेगमेंट को हमने, अगर एक लाइन सेगमेंट को हमने क्या किया, और बड़ा करो, लेट्स से एक लाइन सेगमेंट है मेरे पास,
उसको हमने एक पॉइंट ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर दिया एक फिक्स रेशियो में। लेट्स से लाइन सेगमेंट है यहां से लेकर और यहां तक, ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है बेटा, इसको मैंने डिवाइड कर दिया, इसको मैंने डिवाइड कर दिया, बने नहीं ढंग से, ठीक है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया, लेट्स से लाइन सेगमेंट है AB, ओके, जिसमें ए के कोऑर्डिनेट्स क्या लिए थे हमने, सेक्शन फॉर्मूला याद करो, क्या लिए थे ए के कोऑर्डिनेट्स, एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या लिए थे, x1, y1, और दूसरे एंड पॉइंट के क्या लिए थे, y2। अब सवाल यह है कि सर एक इसमें पॉइंट लगा दो कहीं पर भी P, और मान लो कि ये पॉइंट P इसको डिवाइड कर रहा है किसमें, M1:M2 के रेशियो में, यानी A से लेके P तक की लंबाई तो M1 है, P से लेके B तक की लंबाई M2 है। तो आप साबित करके बताओ कि P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x, y जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, हमने लिख तो लिया है क्या होते हैं, M1x2 + M2x1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज, लेकिन वो साबित करके बताओ भाई कैसे होते हैं, वो हमको साबित करना है। सवाल समझ में आ गया? ओके, नाउ डू वन थिंग, अगर मैं यहां से P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं लाइक दिस यहां तक, और B से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं लाइक दिस, ठीक है, P से जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लेट्स से उसको ले लेते हैं PQ और BR, डन, और मैं AQR, अब एक कॉलिनियर लाइन पॉइंट्स बन गए, एक ही लाइन में आ गए, इनको मैं कनेक्ट कर दूं, तो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या आपको दिखाई दे रहे हैं? सो आप उन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल का नामकरण कर सकते हैं, नाम बता सकते हैं क्या क्या है? एक तो AQP और एक ARP, यस और नो, ट्राइंगल AQP, और दूसरी जगह बोलो। अब देखो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में हम अभी ज्यादा घुसे नहीं है, बट फर्स्ट इंप्रेशन में आपको ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर लग रहे हैं क्या? एक बात तो ये छोटा पैक एनालाइज करो, और एक बार ये बड़ा पैक एनालाइज करो, इक्वल लाइन के पास, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर शेप के दिखाई दे रहे हैं क्या? सिमिलर शेप के दिखने होने के लिए उसमें पता है क्या होना चाहिए, एटलीस्ट दो एंगल बराबर होने चाहिए। अगर दोनों ट्रायंगल के दो एंगल्स बराबर हैं तो वो शेप सिमिलर होगा ही होगा। तो यहाँ पे दो एंगल्स बराबर हैं, देखो एंगल ए दोनों में कॉमन है, छोटे ट्रायंगल में भी एंगल ए आ रहा है और बड़े ट्रायंगल में भी एंगल ए आ रहा है। एंगल ए बराबर इस ट्रायंगल का एंगल है और उस ट्रायंगल का एंगल बराबर ही होगा ना, तो एंगल ही सेम है, तो ठीक है, तो एक एंगल तो कॉमन आ गया, और एक एक एंगल 90 डिग्री, एक एक एंगल 90 डिग्री, तो दो एंगल्स बराबर हैं तो लॉजिक कहता है तीसरा भी बराबर होगा, क्योंकि एंगल सब बराबर है, तो तीनों एंगल्स बराबर हो गए तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। इन शॉर्ट ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, होगा है ना? अब अभी भी क्या सिखाया था, अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, तो इसकी तीन साइड्स के प्रोपोर्शनल होगी। तो मुझे बताओ इसकी तीन साइड्स कौन कौन सी हैं, टेल मी, इसकी तीन साइड्स बोलो, इस ट्रायंगल की तीन साइड्स, AQ, QP, QP और AP, और उसकी तीन साइड्स बोलो, AR, और दूसरी RB, और तीसरी, तो इसकी हर एक साइड का रेशियो इसकी हर एक साइड के रेशियो के बराबर होगा, मतलब इसकी ये साइड इसकी ये साइड का रेशियो, इसकी ये साइड इसकी ये साइड का रेशियो, और इसकी ये साइड इसकी ये साइड का रेशियो बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो बराबर होगा। अब इसमें से मेरे पास क्या क्या वैल्यूज हैं चेक करता हूं मैं, ओके, तो देखो मेरे पास इसमें से केवल और केवल इस समय तक केवल दो ही वैल्यूज हैं, A से लेके P तक की लंबाई M1 और P से लेके B तक की लंबाई M2, ओके, हाँ मेरे पास A से लेके B तक लंबाई भी है M1 + M2, तो ये दो तीन वैल्यूज हैं, तो जो जो है उनको पुटअप करो। मुझे बताओ A से लेके P, AP कहीं दिखाई दे रहा है क्या? AP, ये रहा AP दिखाई दे रहा है, तो AP की जगह मैं पुटअप कर सकता हूँ क्या, बोलो M1, जो पुटअप कर सकते हैं डालो। उसके बाद PB कहीं दिखाई दे रहा है क्या? PB तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, AB तो दिखाई दे रहा है, AB कहाँ है, ये रहा, क्या हो गया ये M1 +, यहां तो कोई डाउट नहीं है। अब आप एक काम करो, लेंथ AQ निकालने की कोशिश करो, नहीं लेंथ AQ नहीं निकाल सकते, लेंथ AR निकालने की कोशिश करो और लेंथ RB निकालने की कोशिश करो, बोलो निकाल सकते हैं क्या? लेंथ AR कैसे निकालेंगे, AR, तो उसके लिए Q और उसके लिए R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना, जैसे पिछले प्रूफ के अंदर हमने कॉपी कर लिए थे, उसमें से चोरी कर लिए थे, तो बताओ QR पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, तो X कोऑर्डिनेट तो वो ऊपर वाले का उठाएगा, X2,
किया था ना हमने काम, और y कोऑर्डिनेट ये a का उठाएगा यानी कि y1। यस। अब मुझे बताओ a से लेके r तक की लंबाई निकालने के लिए क्या कर दूं, x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस, तो मैं यानी कि कहने का मतलब है ar की वैल्यू क्या डाल सकता हूं, x2 माइनस x1। सिमिलरली क्या हम rb की वैल्यू निकाल सकते हैं, rb, तो 20 से लेके r तक की लंबाई br जो है y एक्सिस के पैरेलल है, तो y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मतलब y2 माइनस y1। ये लो साहब, ये भी सॉल्व हो गई। अब इस पूरी इक्वेशन में केवल और केवल aq और qp मिसिंग है, तो aq और qp कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। अगर मैं इस रेशियो को इससे कंपेयर करूंगा तो निकल जाएगा aq, निकल जाएगा। और अगर मैं ये ना करके इस रेशियो को इससे इक्वेट कर दूंगा तो निकल जाएगा क्यूपी। सर बार बार आप तीसरे रेशियो से क्यों कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि तीसरे रेशियो में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्लियर हैं, इसमें न्यूमरेटर मिसिंग है, डिनोमिनेटर ही क्लियर है, तो जिस रेशियो में सब कुछ क्लियर है उसी से कंपेयर करना पड़ेगा, समझ गए। तो पहले को तीसरे से कंपेयर करके तो निकल जाएगा ए क्यू की वैल्यू, और दूसरे को तीसरे से कंपेयर करके निकल जाएगा क्यूपी की वैल्यू। ये क्लियर हो गया। चलो अब कंपेयर करो, तो एक को कंपेयर करोगे ना तो पता है क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट का रेशियो निकलेगा, क्योंकि इसमें हर जगह एक्स ही एक्स है। और दूसरे को कंपेयर करोगे ना तो क्या निकलेगा, वाई कोऑर्डिनेट का रेशियो निकल जाएगा, क्योंकि दूसरे में हर चीज वाई वाई की फॉर्म में, और दोनों सेक्शन फॉर्मूला मिल जाएंगे, यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट का सेक्शन फॉर्मूला मिल जाएगा और वहां से वाई कोऑर्डिनेट का सेक्शन फॉर्मूला मिल जाएगा। चलो देखते हैं। तो लेट मी क्लियर दिस, अब आ जाओ। क्या कहा मैंने, पहले को तीसरे से कंपेयर कर दूं, सो शॉर्ट में कर दो बेटा। एक ही की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले को कंपेयर कर रहे हैं तो एक ही की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। भाई पहले को तीसरे से कंपेयर करेंगे तो दिस इनटू दिस और दिस इनटू दिस बराबर होगा, तो उसमें मैं क्या करूंगा, एक की वैल्यू चाहिए, दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो पे आ रहा है ना, बोलो आ रहा है नहीं आ रहा है, कर दो। तो बताओ यहाँ से ए क्यू की वैल्यू बोलो जरा, यहाँ से ए क्यू की वैल्यू बोल दो। तो दिस इंटू दिस यानी x2 माइनस x1 को m1 से मल्टीप्लाई करना है, करो m1 मल्टीप्लाइड बाय x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय क्या करना है, m1 प्लस m2। कोई डाउट यहाँ तक, ओके। अब ए क्यू क्या है ये देखना है मुझे। तो अगर मैंने पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y माने थे, तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सोच के बताओ। क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, रहेगा ना, बोलो भाई। ये पी पॉइंट इससे जितना दूर है क्यू पॉइंट भी उससे उतना ही दूर है, तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स तो सेम रहेंगे। बट व्हाट अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट, तो ये वाई कोऑर्डिनेट y1 के बराबर होगा, होगा ना, देख चेक करो, क्योंकि तीनों की ऊंचाई बराबर है, ए की, क्यू की, आर की, तीनों की ऊंचाई बराबर है, तो तीनों के y कोऑर्डिनेट सेम होंगे। तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x, y1। तो मुझे बताओ ए से लेके क्यू तक की लंबाई क्या होगी, ए क्यू अगेन एक्स एक्सिस के पैरेलल, कम टू द टॉपिक, करो मल्टीप्लाई। तो x इंटू m1 बोलना क्या होता है,
m1x होता है और x इंटू m2 क्या होता है वो भी बोलो, m2x। अब माइनस x1 इंटू m1 क्या होता है, माइनस m1x1, और माइनस x1 इंटू m2 क्या होता है, माइनस m2x1। समझ आया ना, सबको सबसे मल्टीप्लाई करा है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे करवा दिया। अब RHS पार्ट में देखो जरा, m1 इंटू x2 करोगे, आगे बोलो क्या करोगे, m1x2 माइनस m1x1। अब इसमें सिमिलर नेचर की कुछ टर्म्स दिख रही है क्या, तो दिख रही होंगी शायद, देखो दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, देखो m1x है यहाँ पे, वहां पे m1x1 है, तो ठीक है ये तो कट गई ना, m1x1 माइनस का इधर है और माइनस का इधर है, कट गई, और बस और कुछ नहीं कटा, m1x2 है और यहाँ पे नहीं, चलो ठीक है। अब एक काम करते हैं, सिमिलर नेचर की टर्म्स में से हम कॉमन, देखो इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, x कॉमन ले सकता हूँ, बोलो, तो x कॉमन लिया तो क्या बचा, m1 प्लस, और उधर क्या बचा है मेरे पास, m1x2, और इधर क्या बचा है ये, इसको भी उधर बुला लो, तो ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा, प्लस m2x1। दोनों में से वापस कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, चाहिए भी नहीं, m1 प्लस m2 को उधर भेज दो, फॉर्मूला तैयार है, ये मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या हो जाएगा, तो देखो x की वैल्यू क्या आ रही है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस x2। अब y कोऑर्डिनेट का प्रूफ आपके लिए होमवर्क है, इसको वीडियो को ध्यान से देखो। y कोऑर्डिनेट का प्रूफ कैसे निकलेगा, जब मैंने पहले कंपेयर किया था कोऑर्डिनेट का प्रूफ निकला, अब आप दूसरे को भी इसमें से कंपेयर करेंगे तो उसमें से y कोऑर्डिनेट का प्रूफ निकलेगा, क्योंकि इसमें सब y y है, इसमें सब x x में था, इसमें सब y y। हां, qp की वैल्यू क्या डालोगे वो बता दो, तो qp लंबाई क्या होगी, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दैट मींस y माइनस y, तो qp की वैल्यू आप डाल देना y माइनस y1, और ये तो d1 a से m1 m2, और इसको वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सॉर्ट आउट करना, फाइनली जो फार्मूला मिलेगा y कोऑर्डिनेट का फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, समझ आया, ओके, यू विल नोवेयर फाइंड दिस फार्मूला एनीवेयर इन योर बुक्स। हाँ, यूट्यूब पे फिर भी अलग अलग जगह मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो किसी बुक्स में ऐसा फार्मूला हो, प्रूफ नहीं है, फार्मूला तो है, प्रूफ नहीं मिलेगा आपको, तो दिस इज द प्रूफ, दिस विल बी डन यूजिंग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। चलिए अब फाइनली हम क्वेश्चंस में, लेट्स सी, संयम समझ में आ गया, नहीं आया, तूने पहले मन बना लिया तो सर मत बताओ, तो फिर जो पहले मन बना लेता है, देखो है यार इसमें फॉर्मूला, ये देखो, ये तीन रेशियो ट्रायंगल सिमिलर कर दिए, देखो है, कोई बात नहीं, आप ले लेना मुझसे इसका पीडीएफ, देखो इसका ये सिमिलर ट्रायंगल्स, तीनों रेशियोज को बराबर कर दिया, फिर इनको कंपेयर कर दिया, तो इस तरीके से फॉर्मूला, ठीक है, क्या हुआ, क्या हुआ, अब याद आ रहा है कि दिख नहीं रहा आधी क्लास होने के बाद, ओके। मुझे दूर से दिखता है या नहीं दिखता, ये बात तो मुझे वैसे ही पता रहती है ना, अचानक थोड़ा याद आती है, यार यार मुझे तो दूर से दिखता ही नहीं था, मैं भूल गई थी, चलो आगे चलती हूँ, ऐसा थोड़ा ना होता है भाई, आपको दिखता है कि नहीं दिखता है दूर से, वो तो हमको वैसे ही पता रहता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, find the coordinates of the point which divides the join of these two points in the ratio 2:3। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, सेक्शन फॉर्मूला का बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, एंड पॉइंट्स गिवन है, रेशियो गिवन है, चार चीजें बताई थी मैंने, दो तो एंड पॉइंट्स, एक पॉइंट ऑफ डिवीजन, और तीसरी और चौथी और आखिरी चीज रेशियो ऑफ डिवीजन। इन चार में से पॉइंट ऑफ डिवीजन पूछ ले और बाकी तीन चीज दे दे तो वो तो है डायरेक्ट क्वेश्चन, और अगर पॉइंट ऑफ डिवीजन ही दे दे और उनमें से कोई मिसिंग पार्ट कर दे तो वो है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये तो सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ डिवीजन पूछ लिया आपसे, रेशियो दे दिया, एंड पॉइंट्स दे दिया, खत्म करें इसको तो फटाफट। ओके, here the two given points are, let the two given points be A and B। ज्वाइन ऑफ का मतलब होता है, ज्वाइन ऑफ का मतलब होता है इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद जो प्राप्त हो, यानी कि इनकी लाइन सेगमेंट, ठीक है। Here the two given points are, जैसे पिछली एक्सरसाइज में शुरू के कुछ क्वेश्चंस इजी और डायरेक्ट थे, तो इसमें भी दो तीन क्वेश्चंस तो यूं ही हो जाएंगे। टू गिवन पॉइंट्स आर, तो फर्स्ट वन को हम मान लेते हैं ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 7, एंड सेकंड वन को हम मान लेते हैं बी,
इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -3। फाइन, डन, ओके। अब क्योंकि पहला इक्वेशन है तो एक एक चीज बच्चों की तरह बता के करेंगे, क्योंकि पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपन क्या मानते हैं x1 y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम क्या मानते हैं x2 y2। तो हम ये भी बताएंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि x1 तो हो गया -1, y1 हो गया +7 एंड x2 हो गया 4 और y2 हो गया -। शुरू के कुछ एक क्वेश्चन में इतना हम खोल खोल के बताएंगे, उसके बाद फिर हम इतनी बात नहीं बताएंगे, सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो x1 y1 x2 y2 चारों की वैल्यूज आ गई क्या। नाउ व्हाट नीड्स टू बी डन, रेशियो लिख दो एक बार। ऑल्सो रेशियो ऑफ डिवीजन, रेशियो ऑफ डिवीजन को हमारी बुक में उसने m1:m2 से डिनोट किया है, राइट। दैट इज व्हाट इज द रेशियो गिवन, टेल मी व्हाट इज द रेशियो गिवन, 2:3। दिस इज द रेशियो गिवन। तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है m1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 3। चलो जी, now by using section formula, the coordinates of the point of division are the coordinates of the point काफी बड़ा फॉर्मूला है, m1 x2 + m2 m1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। बड़ा सारा फॉर्मूला लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ माइंड में बोझ आता है, बर्डन आता है कि इतना सारा याद रखना है, कहीं गलती ना हो जाए। ये टेंशन ज्यादा होती है कि मैं कहीं कुछ गलती ना कर दूं, m1 की जगह x1 ना रख दूं, x2 की जगह m2 ना रख दूं। तो आप फॉर्मूले को इजी याद करो, m1 x2 + m2 x1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज, m1 + m2 सम ऑफ रेशियोज है। याद हम ऐसे करेंगे तो फॉर्मूले का बोझ थोड़ा हल्का हो गया, क्योंकि दोनों जगह डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज हो रहा है, दोनों जगह क्या हो रहा है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। और रेशियो के करीब करीब जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, केवल ये नहीं है, सब में डिनोमिनेटर में सम ऑफ रेशियोज आता है, सब में डिनोमिनेटर में क्या आता है, सम ऑफ रेशियोज आता है। अभी मैं कहूं कि मान लो कि इस क्वांटिटी को मैं 2:3 में डिवाइड करना चाह रहा हूं, तो आप पहली क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 5, नीचे सम ऑफ रेशियोज किया आपने, और दूसरी क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 5, इधर भी सम ऑफ रेशियोज किया आपने। तो रेशियो के सारे क्वेश्चंस में जब डिनोमिनेटर में सम ऑफ रेशियोज आता है, तो हम सीधे ये याद रखें ना, सम ऑफ रेशियोज नीचे आएगा, ठीक है। यस, लेट्स कंटिन्यू। हाँ आ जाओ ना, बोलने की जरूरत ही नहीं है, अब फिर वापस चले जाए तो अपने आप ही चले जाना बंद करना है। m1 y2 + m2 y1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज m1 + m2। तो यहाँ पे मेरे पास सबकी वैल्यू है ना, बोलो m1 m2 की वैल्यू रख दो पहले एक बार, क्या है m1 m2 की वैल्यू, 2 और 3, 2 और 3 डिवाइडेड बाय 2 + 3, इधर भी आओ, 2 और 3 डिवाइडेड बाय 2 + 3। ओके, नाउ लेट्स पुट द कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है, m1 के साथ x2 कोऑर्डिनेट है और m2 के साथ x1 कोऑर्डिनेट। तो पहले वो लिखो, बाद में ये लिखो, ठीक है। तो पहले उधर वाले एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखो, यानी *4, और बाद में इधर वाले x कोऑर्डिनेट लिखो -1, इधर y कोऑर्डिनेट में भी पहले उधर वाला लिखो -3, और बाद में लिखो *7, और फाइनली कर दो प्लस। डन, समझ आया। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो।
तो 2 4 जा 8, 3 इंटू -1 -3, 2 + 3 5, इधर आओ 2 इंटू -3 -6, 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाय 2 + 3 5, 8 -3 5/5 1 आ गया एक्स कोऑर्डिनेट तो, और 21 - 6 15/5 3 आ गया वाई कोऑर्डिनेट। तो ये आ गया आपके फाइनल आंसर, यानी कि पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है 1,3। एक्स कॉमा वाई माना था मैंने, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई 1 और 3, तो पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या हो गया फाइनली 1,3। बोलो क्लियर हो गया? बोलो क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ डिवीजन इज आज बहुत सारे बच्चे एब्सेंट क्यों हैं वैसे कुछ पता है क्या किसी को? आप लोगों के यार दोस्त जो हैं, बारिश आ रही थी, आप लोग वाटर प्रूफ हो? आप लोग कैसे आ गए? वो लोग गल जाते हैं, आप भीग के आए तो गल गए क्या? गल गए? ऋतिक नहीं आए अब, ओके ठीक है। और आप बताओ ना, दीदी पंखुड़ी का तो ये बताती है हमेशा। हाँ बोलो। इसके पीछे वाला पेज ले गया, एक मिनट। हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ डिवीजन इज x, y एंड राइट द वैल्यूज ऑफ x, y। एक बार बताओ, x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 3, 1,3 आंसर। अगर इसका मैं एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करूं तो इट विल बी लाइक दिस कि ये a था और ये b था। a के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन थे -1,7 और b के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन थे 4,-3, और p पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या था 2:3। तो 2:3 में अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो बस मुझे इतना बताओ, एग्जैक्ट तो मुझे मार्क नहीं करना कि p कहां होगा, लेकिन अंदाजे से तो मार्क कर सकते हैं। तो अगर 2:3 पे है तो मिड पॉइंट से लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में होगा, बस इतना बताओ। लेफ्ट साइड में, क्योंकि इधर कम है इधर ज्यादा पार्ट है, तो मैं अंदाजे से कहीं पर भी 2:3 मार्क कर दूंगा कि ये पॉइंट p है जो हमने माना था x, y, और रेशियो डिवीजन 2:3, और जो फाइनली मैंने अब निकाल लिया है, पहले मिसिंग था अभी क्या निकाल लिया हमने 1,3। अब आप चाहो तो इसको ग्राफ में प्लॉट करो, -1,7 दो 3 पॉइंट्स मार्क करो, -1,7 1,3 और 4,-3, 3 पॉइंट्स को मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन खींच दो। खींच दी? खींचने के बाद आप स्केल उठाओ और नापो ए से लेके पी तक की लंबाई और पी से लेके बी तक की लंबाई, और फिर उसको उसका रेशियो निकालो, तो रेशियो क्या मिलेगा आपको 2:3 ही मिलेगा। ये एक्टिविटी हम घर पे कर सकते हैं। ओके ठीक है। अच्छा, इस सेक्शन फॉर्मूला में एक सबसे मस्ट चीज क्या है, मस्ट मतलब होनी ही चाहिए वो तो, कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में होने चाहिए, यानी कि दिस 3 पॉइंट्स शुड बी कोलिनियर। अगर आपको कहीं से इंफॉर्मेशन मिले कि पी पॉइंट ए बी पे लाए नहीं करता, यानी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है ही नहीं, तो सेक्शन फॉर्मूला एप्लीकेबल ही नहीं है उस क्वेश्चन में। भाई मान लो मैं पी नीचे लगा दूं, पी में इस पॉइंट लाइन के ऊपर ना लगा के इधर लगाऊं, तो P जो है ए बी को डिवाइड ही नहीं कर रहा ना, तो डिवाइड ही नहीं कर रहा तो सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं क्यों? डिस्टेंस फॉर्मूला से तो फिर आप 3 डिस्टेंस निकाल सकते हो। सवाल क्या है उस पर डिपेंड करेगा ना। सेक्शन फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, मतलब अगर P ए बी पे लाई नहीं कर रहा है तो सवाल ऐसा नहीं बन सकता है कि P ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जब वो उस पर लाई नहीं कर रहा तो डिवाइड कैसे करेगा? वो उसको डिवाइड तभी करेगा जब वो उस पर लाई करता हो। तो सेक्शन फॉर्मूला की पहली रिक्वायरमेंट है कि ए पी बी शुड बी कोलिनियर, दैट मींस लाइंग ऑन द सेम लाइन। क्लियर? ओके, चलें सेकंड क्वेश्चन पे। पीछे वाला पेज देखना था किसको? देखो, तो जितने बच्चे एब्सेंट हैं वो कल आते ही खड़े हो जाइएगा वीडियो से, तो उससे ये भी पता चल जाएगा कौन देखता है। इससे भी पता चल जाएगा कि घर जाके
कौन इतना सीरियस है कि एब्सेंट होने के बाद वीडियो देख के काम कंप्लीट करता है या नहीं करता है? तो जो भी बच्चा एब्सेंट है और मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, किसी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कल आकर अपनी अपनी सीट्स पे स्टैंड अप हो जाना, बस खड़े हो जाना। और आप में से कोई किसी को नहीं बताएगा कि ये काम करना है। लेट देम स्टैंड अप बाय देयर ओन। लेट्स सी हु ऑफ देम विल वॉच द वीडियो एंड स्टैंड अप ऑन देयर ओन। खड़ा नहीं हुआ मतलब वो क्लास में भी नहीं आया और उसने वीडियो भी नहीं देखी। दैट मीन्स उसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है, उसको सीरियसनेस है ही नहीं। ठीक है, उसकी हालत बड़ी गंभीर है। फिर आईसीयू में से मानो उसकी पढ़ाई का जो ब्यौरा है वो आईसीयू में चल रहा है, कभी भी दम तोड़ सकता है। ओके, चलो लेट्स डिलीट इट एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन of the line segment joining 4, -1 and -2, -3। इस क्वेश्चन में हम तभी आगे बढ़ेंगे जब अवधि मुझे इस क्वेश्चन का मीनिंग बताएगी। एक्सप्लेनेशन, व्हाट डज द क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम अस, और उसके बाद फिर नीलेश बताएगा। अगर ये नहीं बता पाएगी तो हाँ, आपको बताना है। तो खुद तो फर्स्ट आ जाता है तू, और उसको लिखने के लिए पेन भी नहीं दे रहा। हाँ, मतलब अमीर और अमीर बन जाओ, गरीब और गरीब बन जाओ। तेरा काम है उसको पेन के अपना ज्ञान भी दें, और तू उसको पेन ही नहीं दे रहा। तो देख कैसा दोस्त है, खुद तो फर्स्ट आ जाता है, तेरे बारे में इतना भी ख्याल नहीं करता। आज से दोस्ती तोड़ दे इसकी। हाँ बोलो। अभी आपको प्राइस देना भी बाकी है, भूल गया मैं। कल देंगे, कल। 3 दिन से मैं बाहर था, चलते फिरते तो क्लासेस ले रहा हूँ। हाँ बताओ। हाँ बोलो, पक्का बोलो, इतनी देर में तो पूछ ही लिया होगा किसी ने। हाँ चलो बताओ। एक पॉइंट है, सुन लो भाई, एक पॉइंट है आगे। वहां पे 3 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक पॉइंट है जहां पे 3 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन बन गया भाई। लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन निकालो। कॉन्सेप्ट ही बदल दिया, जज्बात ही बदल दिया, हालात ही बदल दिए, टॉपिक ही चेंज हो गया ना। ये 3 लाइंस हैं, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, कैसे पता लगाएंगे? तीनों की इक्वेशन को या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लो या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो, जो यूनिक सॉल्यूशन आएगा वहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो इस सवाल तो ऐसा बनते हैं, लेकिन वो पिछले चैप्टर में बन चुके। इधर क्या बन रहा है वो बताओ। हाँ, सेकंड ऑप्शन किसका था? नीलेश, बोलो नीलेश। फिर से बोल, धीरे बोल थोड़ा, धीरे धीरे समझ आता है। एक लाइन सेगमेंट है, सुन लो भाई, एक ही लाइन सेगमेंट है, 3 नहीं है। ठीक है, आगे बोल लो। कौन किसे? एक लाइन सेगमेंट है। अब वो लाइन सेगमेंट किसी को कट कर रही है या कोई उसको कट कर रहा है, ये क्लियर कर। वो उससे कौन है? एक पॉइंट कट कर रहा है। अब पॉइंट 3 बार कैसे कट करता है ये बता दें। पॉइंट तो एक बार ही कट करता है। जैसे सपोज, एक मिनट, सपोज करो ये लाइन है, अब कहीं पर भी पॉइंट लगा दो। जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट यहां लगाया, तो इसने इसको एक बार ही तो कट किया, 3 बार कैसे करेगा? उठ के दूसरी जगह थोड़ा आ जाएगा। उठ के अगर दूसरी जगह आ जाएगा तो वो एक पॉइंट नहीं है, फिर तो एक से ज्यादा पॉइंट है। बोल। 3 पॉइंट है। अच्छा, एक पॉइंट नहीं है, 3 पॉइंट है। देखना ध्यान से, एक पॉइंट यहां लगाया, एक पॉइंट यहां लगाया, एक पॉइंट यहां लगाया, तो 4 पार्ट्स बन गए। तू तो 3 में ही कह रहा था। 2 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं भाई? सेक्शन फॉर्मूला में एक कट लगा रहा था तो 2 टुकड़े हो रहे थे। अब 3 टुकड़े कर रहे हैं तो कितने कट लगाएगा? तो एक लाइन सेगमेंट है वो करेक्ट है, लेकिन एक पॉइंट है वो इनकरेक्ट है। पॉइंट 2 है, लाइन 1 है, और आपका तो पूरा ही खराब है। आपने तो पॉइंट 1 बताया और लाइन 3 बताए। बैठो, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, ट्राई सेक्शन का मीनिंग सीखते हैं। ठीक है, ट्राई सेक्शन से पहले बाइसेक्शन, बाइसेक्शन से पहले
इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है भिड़ंत होना। इंटरसेक्ट होना मतलब यानी कि किसी मैथमेटिक्स में जब दो चीजें मिलती हैं तो हम उसको कहते हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं। जैसे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर गई, एक लाइन और एक पॉइंट इंटरसेक्ट कर गई। 11th-12th में आप सीखोगे एक प्लेन से भी एक लाइन टकराएगी 3D स्पेस में जब हम आ जाएंगे। तो ये होता है इंटरसेक्शन, यानी भिड़ंत करने को इंटरसेक्शन कहते हैं। अब भिड़ंत ऐसी हो कि सामने वाला दो बराबर हिस्सों में टूट जाए। वो दो हिस्सों में टूटेगा इसकी तो गारंटी है भाई। एक लाइन है और एक बार इंटरसेक्शन हो गया तो दो हिस्सों में टूटने की तो गारंटी है, लेकिन वो दो हिस्से बराबर हों, जितना इधर हो उतना ही उधर हो। इस प्रकार के इंटरसेक्शन को कहते हैं बाइसेक्शन। यानी इंटरसेक्शन ही कुछ ऐसा हुआ कि दो टुकड़े बाय हो गए, बाय मतलब इक्वल, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए, तो उसको इंटरसेक्शन भी कहेंगे, लेकिन इंटरसेक्शन के साथ साथ उसको बाइसेक्शन भी कहेंगे। और अगर भिड़ंत दो बार हो और ऐसी हो कि अब जो तीन टुकड़े बन रहे हैं वो बराबर बने, तो उस प्रकार के इंटरसेक्शन को ट्राइसेक्शन कहते हैं। यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को बाइसेक्शन कहते हैं, और तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को, आगे चार में करेंगे तो क्वाड्रा सेक्शन, देन पेंटा सेक्शन, देन हेक्सा सेक्शन, सेप्टा सेक्शन, नैना सेक्शन, टेका सेक्शन। इससे ज्यादा मुझे नहीं आता। ठीक है, आपके कोर्स में ट्राई सेक्शन से ज्यादा क्वाड्रा सेक्शन का एक क्वेश्चन है 9th में, और 9th क्वेश्चन मतलब इस एक्सरसाइज का, जिसमें चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हम एक काम करेंगे, इसके बाद वही क्वेश्चन उठाएंगे। तो तीन पार्ट्स में डिवाइड करने और चार पार्ट्स में डिवाइड करने में क्या कॉम्प्लिकेशंस, क्या डिफरेंस है, वहीं पे कंपेयर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया। यानी कि अब की बार एक पॉइंट ऑफ डिवीजन नहीं है, कितने, इसीलिए तो उसने पॉइंट्स कहा है। पकड़ते ही नहीं हो आप बात को। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, अगर एक ही होता तो वो पॉइंट कहता। ऊपर देखो, ऊपर में कितने, क्या कहा है उसने, ऊपर क्या कह रहा है वो, पॉइंट। इधर क्या कह रहा है, कुछ तो राज है ना, क्योंकि वहां पे रिक्वायर्ड पॉइंट एक ही है जिसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यहाँ पे रिक्वायर्ड पॉइंट एक से ज्यादा है, दो हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो दो पॉइंट्स हैं इस बार, तो एक पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है तो उसको पी मानते हैं, दो हैं तो पी और क्यू मान लो, है तो पी और क्यू मान लो, और एंड पॉइंट्स फिक्स हैं ए और बी। सर एक चीज मिसिंग है, बताओ क्या। एंड पॉइंट्स मिसिंग, एंड पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट ऑफ डिवीजन तो मुझे निकालने हैं, तो एक चीज क्या मिसिंग है, रेशियो ऑफ डिवीजन ऐसा लगेगा मुझे मिसिंग है। पर अगर क्योंकि तीन इक्वल पार्ट्स हैं तो रेशियो भी गिवन हो गया, 1:1:1। तीन इक्वल पार्ट्स का रेशियो क्या बनता है, 1:1:1। दो इक्वल पार्ट्स का रेशियो क्या बनता है, 1:1। चार इक्वल पार्ट्स का क्या बनेगा, 1:1:1:1। तो जब इक्वल पार्ट्स में डिवीजन हो तो वो रेशियो नहीं देगा आपको, उस क्वेश्चन से निकालना है रेशियो। रेशियो क्या हो गया, 1:1:1। डन। Here the two given, सर मना किया था उन्होंने तो, मैंने अब आपको भिजवाया था पर आप चले गए थे। अब आ रहे हैं क्या वो बच्चे, चाबी मंगवाओ, अवधि लेके आना ऊपर से चाबी। चलो आप, हाँ, बड़ा खुश हो रही थी। Here the two end points are, लिखो। Here the two given points are, two given end points are, the two given end points are, so the first given end point is a 4, -1, and the second given end point is b -2, -3। हो गया यहाँ तक, तो यही गिवन है, ले देखे और क्या गिवन है, और तो क्या लिखेंगे। हाँ ये जरूर है कि अब दो पॉइंट्स ऐसे हैं पी और क्यू जो उनको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। नाउ let the 2 points P and Q, let the 2 points P and Q be such that they trisect the line segment AB, the line segment AB। ठीक है, अब मान लेते हैं कि दो पॉइंट्स पी और क्यू ऐसे हैं जो कि लाइन सेगमेंट ए बी को क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। इसका एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दे दो। लेट्स से ये तो है लाइन सेगमेंट ए बी, ए
B, coordinates of A are O, -1, coordinates of B are -2, -3, और 3 पॉइंट्स लगाने जो ट्राइसेक्ट करें, तो इक्वल डिस्टेंस पे लगाने, अंदाजे से लगा देना। तो देखो P यहाँ लगा दें और Q यहाँ लगा दें, करीब करीब बराबर दिख रहा है, AP PQ QB, अंदाजे से लगा देना, नाप चौक करने की जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। और रेशियो ऑफ डिवीजन क्या हो जाएगा फिर? 1:1:1, 1:1, बीच वाला पार्ट भी 1:2। डन, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना? यहां से लेके यहां तक भी 1 है, देन यहां से लेके यहां तक भी 1 है, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, अब सुनिए, जब एक ही पॉइंट ऑफ डिवीजन होता था तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या मान लेते थे? x, y, यही मानते थे। जब एक ही पॉइंट ऑफ डिवीजन होता था तो हम क्या मानते थे? इसके कोऑर्डिनेट्स x, y। अब पॉइंट ऑफ डिवीजन कितने हैं? तो दो पॉइंट ऑफ डिवीजन में हम क्या माने? या तो उसको माने हम x, y, और इसको माने हम x डैश, y डैश। बट वो काफी कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा, फिर इसके लिए इस पॉइंट ऑफ डिवीजन का अलग फॉर्मूला बनाओ और उसका अलग बनाओ फॉर्मूला। तो 1:1:1 अगेन। अब रेशियो ऑफ डिवीजन को आप पहले m1:m2 मानते थे, लेकिन अभी तो 3 रेशियो है ना हमारे पास, तो उसको कुछ मार्क मत करो, जस्ट 1:1:1 करके छोड़ दो। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब स्ट्रेटेजी तैयार करो कि बीच के 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकाल सकते हैं। हम तो एक का ही निकालना जानते हैं, फॉर्मूला हमारे पास एक का ही है। दोनों के एक साथ निकल जाएंगे क्या? कैसे? जैसे कि बताओ कैसे करें, कैसे कंपेयर करो, बैठ के बताओ। एक्स के जब मैं कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने में मुझे रेशियो चाहिए और मुझे एंड पॉइंट्स चाहिए। एंड पॉइंट्स तो हैं, रेशियो का है, रेशियो 1:1 ले लें। ओके, आपने स्ट्रेटेजी तो तैयार करी, लेकिन उसके लिए तैयारी पूरी तैयार सही नहीं। 1:2 रेशियो ले लेंगे, अब तैयारी पे 2:1 ले लेंगे। समझ गए? देखो भाई, जब मैं पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूं तब भूल जाओ किस में मौजूद है, तो ये पी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2। और जब मैं क्यू के निकाल रहा हूं तब भूल जाओ पी वहां पर है, तो क्यू को किस दो जने एक रेशियो में, तो एक ही समय दो कितने बस। समझ गए? एक ही सवाल में 2 बार अलग अलग रेशियो ऑफ डिवीजन लेकर, एक बार 1:2 लेकर और एक बार 2:1 लेकर सॉल्व कर दो, पी और क्यू दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ जाए। समझ गए? और ऐसे हम बीच में 2 या 4 पॉइंट किए तो भी हम ऐसे छुपा छुपा के रख सकते हैं। जिस वक्त हम जिसके कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं उसको रखो, बाकी को छुपा लो, और छुपाने के बाद क्या रेशियो ऑफ डिवीजन बना वो चेक कर लो। जैसे मान लो 3 पॉइंट है बीच में, मैं पहले वाले का निकाल रहा हूं, तो क्यू और आर छुपा दिया, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:3। फिर जब बीच वाले का निकाल रहा हूं तो रेशियो क्या हो जाएगा? 2:2, क्योंकि 2 इससे इधर 2 इससे इधर। फिर जब आखिरी वाले का निकाल रहा हूं तो 3 इससे इधर 1 इससे इधर, 3:1। समझ रहे हैं? ओके, चलो पहले इस तरीके से करते हैं और फिर कुछ एडवांस तरीका भी देखेंगे इसका, जल्दी करने का तरीका। पहले तो जो आपने बताया बिल्कुल सही है, बेसिक तरीका। हम क्या लिखेंगे? नाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पी, एक एक के निकालेंगे। नाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? रिकंसीडर
चालू कराते हैं। नंदिनी दीदी कौन सी वाली है, पूरा नाम क्या है? लो जी, नंदिनी दीदी से बात करनी है, जल्दी करो। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, नाउ बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है पता नहीं। हेलो हेलो, तो राइट। नाउ बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी हैव वी हैव तो वही एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला और वाई कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला एज यूजुअल। बोलो क्या फॉर्मूला है? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज एंड y कोऑर्डिनेट का भी सेम बेस में m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज। ठीक है, पुट द वैल्यू। तो m1 m2 अब की बार क्या है, 1 और 2, तो 1 और 2 और 1 + 2, इधर भी 1 और 2 और 1 + 2। और अब एंड पॉइंट्स हमने ऊपर से कॉपी करने हैं। तो पहले तो आप दूसरे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट उठाओ। दूसरे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -2, और बाद में उठाओ 4। यहाँ तो हो जाएगा -2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4। अब वाई कोऑर्डिनेट उठाओ, तो वाई कोऑर्डिनेट पहले इसका उठाओ -3, और वहां पे हो जाएगा -1, -3, और यहाँ पे हो जाएगा -1। सॉल्व इट। तो -2 + 8, अच्छा बॉड मास तो सबको लगाना आता है ना, कि पहले गुणा होगा दोनों का फिर जुड़ेगा, ये गलती तो नहीं करेगा कोई भी। और डिवाइडेड बाय 3, एंड हियर इट विल बी -3 प्लस वो क्या है, 2 × -1, 2 × -1 क्या होता है, -2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये क्या हो जाएगा, 8 - 2 6/3, दैट इज इक्वल टू 2। वो क्या हो जाएगा, -5/3, वो फर्दर सॉल्व नहीं होगा। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो हो गए 2, -5/3। ओके, चलो तो इसका तो कंक्लूडरी स्टेटमेंट लिखो। Hence the coordinates of point P are coordinates of point P are, बोलो क्या निकले, पहला क्या निकला, 2, -5/3, 2, -5/3। ठीक है, तो एक सवाल हो गया इसका। अब दूसरा बिल्कुल कॉपी पेस्ट करना है, कहां से, यहां से करो, यहां से लेके यहां तक सारे स्टेप्स फिर से लिख के वापस करो। बस टी की जगह क्या कर देंगे हम, क्यू कर देंगे, तो रेशियो भी चेंज हो जाएगा। रेशियो चेंज हो जाएगा तो यहाँ कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। करो, शुरू हो जाओ। नाउ की जगह अगेन लिख देंगे, क्योंकि दोबारा कर रहे हैं ये काम। अगेन टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू हो जाएगा आपकी बात। अच्छा, रेशियो ऑफ डिवीजन क्या होगा बताओ, नहीं इसमें बताओ क्या होगा, पी को छुपाएंगे तो ए क्यू बाय क्यू बी, ए क्यू बाय क्यू बी, ए क्यू बाय क्यू बी। और रेशियो हो क्या जाएगा फिर वो, 2:1। उसके बाद यही स्टेप और यही सब कुछ।
हो गया, आंसर मैच कर गया। हो गया, आंसर में मैच कर गया क्या? सो एक में दो क्वेश्चन है कुल मिला के बात की। रेशियो ऑफ डिवीजन चेंज कर दो, पॉइंट बदल दो। तो क्या क्या यहाँ पे कैलकुलेशन चेंजेस होंगे, देखो इधर देखो, ये 1 और 2 था, ये 2 और बन जाएगा, नीचे 1 प्लस 2 था, 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो 2 प्लस 1 3 में तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं। 1 प्लस 2 भी 3 होता है, 3 प्लस 1 भी 2 ही होता है, 2 प्लस 1 भी 3 होता है, बट ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चेंजेस आ जाएंगे बस, ठीक है। तो दिस विल बी द चेंज, रेशियो में चेंज कर दो, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1। तो करो अब कैलकुलेट, अलग से इसको कर देता हूं मैं। 2 इंटू -2 क्या होता है? -4, और 4 1 जा 4, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3, 0 हो गया ये। तो 0/3 क्या हो गया? 0। उसका कैलकुलेशन यहाँ कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -3 -6, और 1 इंटू -1 -1 डिवाइडेड बाय 3, सो इट इज -7/3। तो ये दो आंसर आ गए इसके, 0, -7/3। हेंस बैक पैक करने के लिए किसने कहा? हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू आर, बोलो 0, -/3। ठीक है, तो ये आंसर तो आ गया सबका, और मैच हो गया पीछे आंसर की से। ये बेसिक तरीका समझ में आ गया सबको। अब एक थोड़ा सा एडवांस तरीका देखो इसी को करने का। ये नोट डाउन हो गया सभी का? शुरू करें। देखो, इसमें हमको पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स में से किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो बेसिक तरीके से ही निकालने पड़ेंगे। लेट्स से पी के तो हमने जैसे निकाले वैसे ही निकालने पड़ेंगे, पर एक बार हमने पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, तो अब दोबारा में क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने के दो रास्ते खुल गए हमारे पास। अगर आपने ध्यान से देखो, एक रास्ता तो जो हमने चुना वो था, और दूसरा रास्ता पता है क्या था? देखो पीछे आओ। जब मुझे क्यू के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो मैंने किसको छुपाया? आप पी को क्यों छुपाते हो? आप ए को ही छुपा दो, क्योंकि अब तो पी के कोऑर्डिनेट्स है ना आपके पास, पहले नहीं थे अब तो हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 6 है, माइनस। अब सुनो, उससे बात तो वही हुई, बात वो नहीं हुई। जब आप p को छुपा रहे हो तो q इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, लेकिन जब आप a को छुपा रहे हो तो आपकी लाइन सेगमेंट ही q से शुरू हो गई। अब आपकी लाइन सेगमेंट कहां से शुरू हो गई? तो q जो है इस pb को 1:1 में डिवाइड कर रहा है, दैट मींस q जो है इस pb का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट में क्या फायदा? मिड पॉइंट में ये फायदा है कि फॉर्मूला छोटा है, रेशियो लगाने की जरूरत नहीं है। क्यू पॉइंट पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे? इसके x कोऑर्डिनेट का एवरेज और इसके, तो दोबारा में कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ओरिजिनल वाला। क्या कर सकते हैं हम? मिड पॉइंट केस यूज कर सकते हैं। करो जरा। तो 2 2 - 2 क्या होता है? 0, 0 का आधा 0 आ गया, और -5/3 में -3 ऐड करो जरा रफली। -5/3 में मैंने ऐड किया -3, और होल डिवाइडेड बाय 2 भी करेंगे, क्योंकि एवरेज कैसे लेते हैं? x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा? एलसीएम लो 3 एलसीएम लूंगा तो -5 + 3 इंटू -3 -9 होल डिवाइडेड बाय 2। -5 -9 क्या होता है? -14, और 3 2 जा क्या होता है? 6। तो काटेंगे तो 2 3 जा 6, -7/3। तो आ गए 0, -7/3। समझ आया? तो ये हम एग्जाम में कोशिश करें कि अगर हमको एक से ज्यादा पॉइंट्स ऑफ डिवीजन, बैक्स पैक करने के लिए अभी भी नहीं कहा मैंने, हाँ, हम एग्जाम में कोशिश करें कि व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू फाइंड मोर देन 1 पॉइंट ऑफ डिवीजन, ठीक है, तो हम कोशिश करें कि सेक्शन फॉर्मूला उसमें मात्र एक बार यूज हो। बाकी हर बार मिड पॉइंट केस यूज हो सकता है, हर बार मिड पॉइंट केस यूज हो सकता है। कैसे? उसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर तो आप एक बार भी ओरिजिनल फॉर्मूला ना यूज करके काम कर सकते हो, हर बार मिड पॉइंट केस यूज कर सकते हो। कैसे? देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये क्वाड्रा सेक्शन वाली लैंग्वेज यूज कर ले या ऐसे बता दे 4 इक्वल पार्ट्स, बात एक ही है। सो हियर वी आर गिवन 2 एंड पॉइंट्स, कौन कौन से बताओ एक बार।
ए और बी, एंड पॉइंट हमेशा ए और बी से डिनोट करता ही है। क्या है -2, और बी क्या है 2,8। अब 3 पॉइंट्स चाहिए होंगे 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। पी क्यू आर इक्वल इक्वल पार्ट्स में, पी क्यू बिल्कुल सेंटर में रहेगा, आर ये पी, ये क्यू, ये आर। रेशियो ऑफ डिवीजन वही सेम, 1:1:1:1। अब देखो बेसिक तरीके से चले तो पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए रेशियो क्या मानोगे, क्यू और आर को छुपाओ, तो इधर तो 3 हिस्से हो गए और उधर 1 एक हिस्सा रहा, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए रेशियो ऑफ डिवीजन क्या मानोगे 1:3। ठीक है, क्यू पॉइंट्स के निकालने के लिए 2 हिस्से इधर रह गए, 2 हिस्से इधर रह गए, पी और आर को छुपाते ही, तो क्या बनेगा 2:2 बनेगा। लेकिन 2:2 को फिर 2/2 को सॉल्व करके वापस क्या लिख सकते हैं हम रेशियो। ठीक है, और जब आर के कोऑर्डिनेट सॉल्व करें तो 3 हिस्से इधर है, 1 हिस्से इधर है, तो रेशियो। तो सर मिड पॉइंट केस तो केवल इसमें यूज होगा, क्योंकि जब रेशियो ऑफ डिवीजन 1:1 हो तभी मिड पॉइंट केस यूज होता है, यहाँ तो ओरिजिनली यूज होगा। अब आप ध्यान से सुनो, इसमें हम एक बार भी ओरिजिनल नहीं यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, एंड विदिन 30 सेकेंड्स इसका आंसर आ सकता है अगर कल कोई एमसीक्यू में आ जाए तो। देखो कैसे, हम सबसे पहले मिड पॉइंट को ही पकड़ लेते हैं। अब देखो बताओ मुझे मिड पॉइंट क्या है इसका, क्यू। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालने का काम बड़े आसानी से हो जाता है, बस एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स का एवरेज लेना होता है। तो मुझे बताओ -2 + 2 कितना होता है 0, और 0 का आधा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0। फिर आओ 2 और 8 कितना होता है 10, 10 का आधा, तो क्यू तो यूं ही सलट गया क्योंकि मिड पॉइंट में था। अब क्यू आ गया तो पी जो है ए और क्यू का मिड पॉइंट है, और आर जो है वो क्यू और बी का मिड पॉइंट है। तो जब मैं पी के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा तो मैं इन दोनों का एवरेज ले लूंगा, और जब मैं क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा तब मैं इन दोनों का एवरेज ले लूंगा। तो हर बार एवरेज निकालने से काम हो गया, ओरिजिनल सेक्शन फॉर्मूला कहीं लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। बताओ क्या आंसर आएगा, तो बताओ पहले पी के निकालते हैं। तो -2 और 0 जोड़ो कितना आएगा -2, और उसका हाफ कर दो -1, और 2 और 5 जोड़ो 7, 7 का आधा 7/2। ओके इधर आओ, 0 और 2 जोड़ो 2 का आधा, और 8 और 5 13 का आधा। इसके आंसर मैच करो, पी के कोऑर्डिनेट्स -1,7/2, क्यू के कोऑर्डिनेट्स 0,5, और आर के कोऑर्डिनेट्स 1,13/2। अभी आपको समझाते टाइम भी 1 मिनट में सॉल्व हो गया, तो एग्जाम में तो आपको खुद को करना होगा। अगर एमसीक्यू में आ जाए तो बताओ 30 सेकंड में सॉल्व हो सकता है क्या, आराम से हो सकता है। अब ये क्वेश्चन होमवर्क है, लेकिन आपको इसको क्या करना है, नहीं यूज नहीं, ओरिजिनल नहीं, वो भी सेक्शन फॉर्मूला ही है जो अभी यूज कर रहे हैं, ये भी सेक्शन फॉर्मूला, लेकिन ये स्पेशल केस है, तो ये स्पेशल केस वाला सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, ओरिजिनल सेक्शन फॉर्मूला यूज नहीं करना। ठीक है, समझ गए? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। इसमें इसमें गलत हो रहा है, क्यों 9:23 ही तो हो रहे हैं, 9:23 हो रहे हैं मेरे पास, मेरे पास 9:23 आपकी घड़ी आ गई।